नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज मीडिया में आपकी मुश्किलें दूर करने वाला शो घंटी बजाओ। आज घंटी बजाओ के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं राजनीति, अपराध और कानून के बीच पिसते संविधान की, जहां सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या गिरफ्तारी के बाद भी किसी शख्स का मंत्री पद पर बने रहना जायज है। ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी को 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री ठाकरे ने मलिक का मंत्री पद नहीं छीना। वो जेल में है, फिर भी मंत्री है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक मुंबई की आर्थर रोड जेल के तमाम कैदियों में एक कैदी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक मंत्री भी हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में मलिक को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से सांठगांठ करके मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आमतौर पर गिरफ्तारी होने पर मंत्री को कैबिनेट से हटा दिया जाता है या उसका इस्तीफा ले लिया जाता है, लेकिन नवाब मलिक के मामले में ऐसा नहीं हुआ। गिरफ्तारी के वक्त मलिक अल्पसंख्यक विकास विभाग और कौशल विकास विभाग के मंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद उनके विभागों का प्रभार तो दूसरे मंत्रियों को दे दिया गया, लेकिन मलिक का मंत्री पद बरकरार रहा। बीजेपी ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए सवाल उठाया है कि गिरफ्तारी होने पर सरकारी दफ्तर में काम करने वाला एक चपरासी तक सस्पेंड हो जाता है, तो एक मंत्री अपने पद पर कैसे बना रह सकता है। यह संवैधानिक व्यवस्था का बेशर्मी से उड़ाया गया मजाक है और सवाल यह पैदा होता है कि जो दाऊद इब्राहिम गिरोह से लड़ने के लिए ताल ठोका करते थे, उन उद्धव ठाकरे ने ऐसे दाऊद इब्राहिम के साथी को अपने मंत्रिमंडल में रखकर क्या शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे के मूल्यों को पूरी तरह से गर्त में फेंकने का दुष्कर्म नहीं किया है। बीजेपी के सवाल पर एनसीपी का कहना है कि मलिक एक सियासी साजिश का शिकार हुए हैं। बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर दबाव डालना चाहती है, लेकिन एनसीपी उसकी रणनीति को कामयाब नहीं होने देगी। एनसीपी की नजर में नवाब मलिक निर्दोष हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन नवाब मलिक जी के संदर्भ में अभी भी हमको लगता है कि वो निर्दोष है। वो कोई किसी प्रकार का गलत काम नहीं कर सकते। दरअसल इस मामले को महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार बनाम केंद्र की मोदी सरकार की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। अपनी गिरफ्तारी से पहले नवाब मलिक महाविकास आघाड़ी की ओर से सबसे मुखर आवाज थे। अब सियासी हलकों में यही माना जा रहा है कि नवाब मलिक को सलाखों के पीछे भेजकर बीजेपी ने दुश्मन खेमे के एक अहम खिलाड़ी को कम कर दिया है। सियासी जानकारों के मुताबिक मलिक को गिरफ्तारी के बावजूद मंत्री बनाए रखने का एक प्रमुख कारण ये है कि वो पार्टी के एक बड़े अल्पसंख्यक चेहरा हैं। एनसीपी के वोटरों का एक तबका अल्पसंख्यकों का है। ऐसे में कैद मलिक को मंत्री बनाए रखकर एनसीपी मुस्लिमों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। नवाब मलिक जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी जो है वो सत्ताधारी दल को बड़े पैमाने पर डैमेज कर सकती हैं आने वाले चुनावों में। इसको मद्देनज़र रखते हुए भी शायद महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों द्वारा ये निर्णय लिया जाना संभव है कि श्री नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाया नहीं जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम माइनॉरिटी लीडरशिप को हमेशा उनके साथ रहेंगे और भाजपा का विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का मुकाबला करते रहेंगे। ये जो उनका नैरेटिव है उसी के मद्देनजर से इस मामले को भी देखना चाहिए। इस मामले के जरिए ठाकरे सरकार का अंतर्विरोध भी पता चलता है। जब अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था, तब उनसे गिरफ्तारी के पहले ही इस्तीफा ले लिया गया था। इसके अलावा शिवसेना से मंत्री संजय राठौर को भी अपने पद से उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा था जब उन पर एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। लेकिन नवाब मलिक अपनी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद भी मंत्री बने हुए हैं। अब तक केंद्रीय एजेंसियां ठाकरे सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी हैं। इसे जल्द होने जा रहे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले वक्त में सियासी हलकों में यही माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में और भी काफी आतिशबाजी देखने मिल सकती है।
राजेश त्रिपाठी और कृष्णा ठाकुर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। और अब अगली खबर, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी चल ही रहा है। इन सब के बीच इसी तरह का एक नया मामला कर्नाटक के मैंगलोर में सामने आ गया। कर्नाटक के मलाली गांव में एक मस्जिद को लेकर दावा किया गया, यहां प्राचीन मंदिर हुआ करता था। दरअसल इस पूरे विवाद का जन्म 4 दिन पहले ही हुआ है। मंगलोर का ये मलाली गांव और यहां मौजूद ये मलाली जुमा मस्जिद, जिसे तोड़कर भव्य मस्जिद बनाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच मस्जिद की दीवारों के अंदर से पुराने हिंदू मंदिरों के बनावट और अवशेष मिलने शुरू हो गए, और जिसके बाद से ही तरह तरह के दावे किए जाने लगे। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि इसकी जांच की जाए, ये जमीन किसके नाम पर है। साथ ही ये दावा भी किया जाने लगा है कि ये प्राचीन हिंदू मंदिर था, क्योंकि जो बनावट अवशेष मिले हैं और जो मस्जिद के अंदर की बनावट है वो प्राचीन हिंदू मंदिरों से मिलती जुलती है। एबीपी न्यूज की टीम मैंगलोर में है और मैंगलोर में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहीं पर विवाद की जड़ है। दरअसल पूरा मामला पुराने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर है। दरअसल मैंगलोर के मलाली नाम का ये जगह है, जहां पर कई सौ वर्ष पुराना ये मस्जिद था, और कई सौ वर्ष पुराने इस मस्जिद को हाल ही में रेनोवेट करने का, एक बड़ा मस्जिद बनाने का निर्णय लिया गया, जिसको लेकर कुछ तोड़क कार्रवाई की गई। जब 21 तारीख को तोड़क कार्रवाई की जा रही थी तो इसमें से कुछ अवशेष मिले, जिसको लेकर तरह तरह के दावे किए गए। उसमें से जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष कुछ इस प्रकार के हैं जो पुराने हिंदू प्राचीन मंदिरों में मिला करते थे, या फिर दक्षिण भारत के मंदिरों के ढांचों की तरह जो स्ट्रक्चर थे वो स्ट्रक्चर इस मस्जिद के दीवारों में और अन्य अवशेषों में पाए गए, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ और तरह तरह के दावे किए जाने लगे। दावा किया जाने लगा कि यहाँ पर कोई मंदिर था जिस पर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद पक्ष का, जो मुस्लिम पक्ष है, उसका दावा है कि ये कई सौ वर्ष पुराना मस्जिद है और हाल ही में इसे रेनोवेट करने की बात सामने आई थी, इसे रेनोवेट किया जाना था। और आप देखिए, आप एक बैनर आपको नजर आएगा, और इसी तरह का एक बड़ा मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया जाना था। लेकिन 21 अप्रैल के बाद से तस्वीर बदल गई, क्योंकि यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया और अब तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। मामला और भी गंभीर हो गया जब विश्व हिंदू परिषद ने इसी इलाके में एक पूजा पाठ करने की ठान ली। केरल से बुलाए गए पुजारियों के साथ एक पूजा पाठ का आयोजन किया गया। केरल के पुजारियों ने तुम्बला प्रश्न प्रक्रिया के जरिए तंत्र और मंत्र का जाप किया। तुम्बला प्रश्न प्रक्रिया के बाद केरल के पुजारियों ने बताया कि यहाँ गुरु मठ हो सकता है। हालांकि गुरु मठ की जगह मस्जिद कैसे बनी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। तुम्बला प्रश्न केरल के हिंदू पुजारियों में प्रसिद्ध एक धार्मिक पूजा पाठ प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत पुजारी पान के पत्तों का इस्तेमाल कर पूर्वजों से संपर्क साधते हैं। इसी आधार पर इस मस्जिद का इतिहास जानने का दावा किया जा रहा है। इलाके में तनाव को बढ़ता देख 2 दिनों के लिए इस परिसर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में शांति है, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी भी हालत में खराब नहीं होनी चाहिए, और ऐसे पर इलाके में जो कर्नाटक पुलिस है, साथ ही साथ रिजर्व पुलिस की टीम है, वहां पर तैनात की गई है। इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। हिदायत दी गई है कि लोग किसी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें। प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर कई कदम उठाए हुए हैं। अब दोनों ही पक्ष कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, और कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार जो विवादित जगह है वहां क्या था, क्या वहां वाकई में कई वर्षों से मस्जिद था और उसका मालिकाना हक जो मुस्लिम पक्ष है उसके पास है, या फिर वहां सच में कोई प्राचीन हिंदू मंदिर था और इसका मालिकाना हक किसी और के पास है। कैमरामैन विपुल राज के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मैंगलोर, कर्नाटक। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, 3 तरफ समुद्र से घिरे इस शहर में बड़ी बड़ी इमारतों में बसने वाले लोगों की तादाद भी बहुत बड़ी है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि 3 तरफ समंदर से घिरे इस शहर में पीने लायक पानी की किल्लत रहती है। अगर यहां ज्यादा बारिश ना हो तो मुंबई शहर में पानी के संकट से हाहाकार मच जाएगा। भविष्य के इसी खतरे को देखते हुए देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई के मनोरी समुद्री किनारे पर लगाने जा रही है डिसैलिनेशन प्लांट, यानी समुद्र के पानी से बनाएगी पीने का पानी। मुंबई मलाड से खाड़ी पार करके जिस जगह पर पहुंचते हैं उसका नाम है मनौरी, और मैं इस वक्त खड़ा हूं उसी मनौरी बीच पर, जहां मुंबई महानगर पालिका डिसैलिनेशन का प्लांट लगाने जा रही है, यानी समुद्र के पानी से पीने का पानी बनाया जाएगा। इजराइल की एक कंपनी के साथ करीब 3500 करोड़ का करार हुआ है। 20 साल इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगेंगे, लेकिन अभी से इस प्रोजेक्ट पर खड़ा हो गया है विवाद और होने लगा है विरोध। बीजेपी बीएमसी के इस 3500 करोड़ वाले प्रोजेक्ट को ठाकरे सरकार एक बहुत बड़ा स्कैम होने का आरोप लगा रही है।
इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के कारण मुंबई के नज़दीक के समुद्र के पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके कारण मुंबई का फ्लोरा फौना फिश इसको तकलीफ होगी। ये सिर्फ चुनाव आते हुए हम ज़्यादा पानी देने वाले हैं, ये दिखावा करने के लिए और कंट्राटदार को फायदा हो, इसके लिए बनाया हुआ स्कैम है। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि आरटीआई के तहत उन्हें बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बीएमसी की तरफ से न कोई प्रस्ताव रखा गया, न ही कोई टेंडर निकाला गया और एक इजराइल की कंपनी से करोड़ों के इस प्रोजेक्ट का करार कर लिया गया। बीएमसी सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी कर रही है। जब मुंबई में इतनी बारिश होती है तो उसे बचाने की जरूरत है, न कि जनता के पैसे की बर्बादी की जाए। बीएमसी का ये प्रोजेक्ट एक सफेद हाथी वाला प्रोजेक्ट साबित होगा। हम तो सब ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं, हमारे यहाँ पानी ज्यादा है, पानी कम नहीं है। ये डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट जो इतना महंगा सफेद हाथी हम बना रहे हैं, उससे केवल 200 mld मिलेगा। ये मुंबईकरों के पैसे का एक बहुत दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लगने से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। साथ ही जहां पर ये प्रोजेक्ट लग रहा है उसके आसपास के समुद्री किनारों पर मछली पकड़ने वाले मछुआरों का रोजगार भी चला जाएगा। दरअसल मुंबई महानगर पालिका मनौरी में जहां पर समुद्र के पानी से पीने का पानी का प्लांट लगाने वाली है, उसके आसपास उत्तन और गुरई का इलाका है जहां पर भारी तादाद में मछुआरे रहते हैं और मछली पकड़ना ही उनकी सबसे बड़ी रोजी रोटी है। जानकारों की माने तो अगर यहाँ पर समुद्र से पीने का पानी वाला प्लांट लगाया जाता है तो इन मछुआरों के सामने रोजी रोटी की दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन इस विवादित मुद्दे पर पर्यावरणविद और वाटर हार्वेस्टिंग के जानकारों का अलग मत है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार का यह प्रोजेक्ट मुंबई वासियों की प्यास बुझाने वाला भविष्य का एक इंश्योरेंस प्रोजेक्ट है। मुंबईकर्स के लिए ये एक सुविधा होनी चाहिए ताकि उस समय हम कहाँ जाएं। जैसे कहते हैं ना, जब प्यास लगी है तो क्या कुआं खोदोगे, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। चलो लीजिए वॉर लग गई या किसी कारण ये हमारा जो पाइप जो पानी लेके आता है वो कहीं डैमेज हो गया कहीं पे, तो हमारे पास वो एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम अपना पानी खुद जनरेट करके कंज्यूम कर सकें। नहीं तो अभी सब दूसरों के ऊपर अगर हम लोग निर्भर रहेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या कभी भी हो सकती है। जानकारों के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले सालों में बारिश का पानी मुंबई वासियों की प्यास नहीं बुझा पाएगा। इसलिए समुद्र के पानी से पीने का पानी तैयार करने की आवश्यकता अभी से है। लेकिन विरोधी पक्ष बीएमसी के इस प्रोजेक्ट को सिर्फ सफेद हाथी करार करने पर तुला है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है?
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।